दोस्तों कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है, लेकिन इस केस के पीछे कुछ और ही डार्क सीक्रेट छुपे हुए हैं जो अब सरफेस में आने लगे हैं। कुछ और भी बड़ी बातें छुपी हुई हैं। कुछ सीबीआई रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन इस तरफ इशारा कर रही हैं। इस केस के पीछे सिर्फ रेप और मर्डर नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़े सेक्स रैकेट और ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का भी शक है। तो दोस्तों आइए इससे जुड़े लोगों और सबूतों के साथ इसके पीछे के काले सच को जानते हैं। 8 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक संगीन दुर्घटना होती है। पहले तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने पूरे देश का सर नीचे कर दिया है। पता चला है कि पहले इसको पुलिस की तरफ से सुसाइड बताया गया, फिर पता चला है कि जिस बंदे ने ये किया है वो पुलिस का ही वॉलेंटियर था। फिर किसी का बयान आता है कि लड़की इतनी रात में क्या कर रही थी, लड़की कुछ पहने तो दिक्कत, लड़की रात में नाइट ड्यूटी हॉस्पिटल में काम करे तो दिक्कत। चलो इस कहानी को थोड़ा समझते हैं। एक पीजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट जिसने अपनी पढ़ाई को 10 से 12 साल दिए, वहाँ अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रही थी, जो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग पर थी। अपनी 36 घंटे की नौकरी के बाद जब डॉक्टर आराम करने गए तो वहाँ डॉक्टर के पास कमरे नहीं थे, तो उसे सेमिनार हॉल की कुर्सियों पर सुस्ताकर आराम करना पड़ा। वो बेचारी पूरे दिन भर की थकान के बाद आराम करने के लिए लेट रही थी, तो तभी एक वॉलेंटियर संजय रॉय, जो पुलिस जिसकी ड्यूटी थी अस्पताल में कुछ गलत नहीं हो वहाँ आए लोगों को सेफ्टी दे, वही वॉलेंटियर शराब पीकर उस सेमिनार हॉल में गया और उसको अकेला देख उससे जबरदस्ती करने लगा और उसको जानवरों की तरह मारपीट करता है और उसके साथ दुष्कर्म भी किया और उसे जान से मारकर वहाँ से चला गया। दोस्तों कुछ कहानी ऐसी लगती है जैसे हलवा हो, अकेले संजय रॉय ने पकाया हो और अकेले ही खा गया हो, बट लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। डॉक्टर्स का कहना है कि ये अकेले का काम नहीं है, इसमें पूरा ग्रुप शामिल है। उस लड़की की आंखें फोड़ दी गयी, गर्दन तोड़ दी गयी, टांगे तोड़ दी गयी, हाथ पैर की उंगलियां तोड़ दी गयी और शायद ही उसके शरीर का कोई हिस्सा बचा होगा जिस पर हमला नहीं किया गया हो। अब आपको क्या लगता है कि जिसके साथ इतनी बुरी तरह मारपीट कर मारा गया हो, जिसके साथ रेप किया गया हो, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा ना हो, उसके हर एक अंग से खून निकल रहा था जब उसके साथ ये सब हो रहा था, तो वो महिला अत्याचार से जूझ रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर महिला की आवाज को नहीं सुना? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंतर्गत ये भी सामने आया कि 150 mg सीमोन उस महिला में पाया गया है। आपको अभी भी लगता है कि ये काम एक इंसान का है? महिला का रेप भी कर रहा है, टांग भी तोड़ रहा है, हाथ भी तोड़ रहा है, छाती पर भी वार कर रहा है, पेट पर भी मार रहा है। महिला चिल्ला रही थी और कोई भी नहीं सुन पाया, और ये सारा काम एक ही रेपिस्ट ने किया है। वो कौन है जिसकी वजह से हॉस्पिटल में वो रेपिस्ट आश्वस्त था कि रेप करने के बाद घर लौट सकता है? वो कौन है जिसने इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी अस्पताल के उसी फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चला दिया गया, जिससे वहाँ पर सबूतों को मिटाया जा सके? वहाँ के सीसीटीवी को भी बंद कर दिया गया। क्राइम सीन इतना बड़ा है अस्पताल में, ये डिसीजन किसने लिया? वो कौन है पुलिस में जिसने उसके माता पिता से ये कहा कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है? उसे देखकर किसे लगेगा कि उसने सुसाइड किया है? क्योंकि जब लड़की के घर वालों को पहली बार फोन करके बताया गया तो उनसे कहा गया कि लड़की ने सुसाइड किया है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे थे? क्यों उसके माता पिता को 3 घंटे तक दिखाया नहीं गया? क्यों ये इस बात को दबा रहे हैं? उस ऑफिसर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, या आपने अपने सीनियर सुपीरियर से पूछ कर कहा कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है? वो कौन था जिसके कहने पर उसने ये बोला? और तो और आम जनता और प्रोटेस्टरी क्या करे? वो किससे जाकर कहे कि हमें सेफ रखो? वहाँ की सरकार टीएमसी और उसके लोग, यहाँ तक कि ममता बनर्जी भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। भाई उनसे कोई ये जाकर पूछे आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, किससे जस्टिस की गुहार मांग रहे हो? आप लोग, आप ही की सरकार और आप ही प्रोटेस्ट। भाई ये कहाँ की नीति है? दोस्तों ये तो वही बात हुई, खुद की सरकार खुद ही प्रोटेस्ट करते हैं, अपने ही फैशन पे सवाल उठाते हैं। जो बात करनी थी इंसान की शान में, अब वही अपने आप से इल्जाम उठाते हैं। वहाँ सिर्फ आज की बात नहीं, ये घिनौना काम कई सालों से होता आ रहा है। हर साल यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे केस होते रहते हैं जो छुपाए जाते रहे हैं। ये केस समझ लो कि अब तक छुपाए गए उन सभी जुर्म का एक खुलासा है। सूत्रों से पता चला है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसने अपने सीनियर को बता दिया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे सेक्स रैकेट ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रही है। ऊपर के लोगों ने सोचा कि इस लड़की को हमारे इन सारे काले धंधों के बारे में पता चल गया है, तो इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे जान से मार डाला। एलिगेंस तो ये भी लग रहा है कि संजय रॉय असली कल्प्रिट तो है ही नहीं, ये तो बस एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है और हलाल होने के लिए इसे आगे कर दिया गया है कि कुछ और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लोगों को बचाया जा सके। इतने बड़े हादसे के तुरंत बाद वहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी शक की सुई लटकी हुई है, क्योंकि इन्होंने घटना के 3 घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया। क्यों चाचा, कहाँ भागे जा रहे हो? अभी तो सीबीआई की पुलिस की जांच शुरू हुई है और 12 घंटे के अंदर ही वहाँ की सरकार ने उनका ट्रांसफर कोलकाता नेशनल कॉलेज में कर दिया बिना किसी इशू के, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है।
हैं। फिर उसके बाद अख्तर अली का बयान आया कि संदीप घोष पहले से ही बहुत करप्ट इंसान था। ऐसा करप्ट इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। यह आदमी हर काम में 20% कमीशन लेता था, पोजीशन से लेकर हाउस शिफ्ट हर काम में पैसे खाता था। वो स्टूडेंट को शराब पिलाता था, उसने माफिया राज फैला रखा था। अख्तर अली ने ये भी कहा मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट भी करी पर कुछ भी नहीं हो सका। हमें नहीं पता कि इन इल्जामों में कितनी सच्चाई है। अब इसको लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है, गुस्सा बनता भी है और होना भी चाहिए, मगर इस भारत देश में लोगों की सोच इतनी सड़ चुकी है, चाहे कितने बड़े हादसे हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, पहले ये देखेंगे कि घटना किस देश में हुई है, किस राज्य में हुई है, जिसके साथ हुई है उसकी कास्ट क्या थी, उसकी जात क्या थी। कोलकाता के केस में कुछ ऐसा ही हुआ। भावी प्रधानमंत्री को 5 दिन लग गए ये समझने के लिए कि किस मामले में ट्वीट करना चाहिए। बड़े यूट्यूबर्स के इस पर अभी तक जवाब नहीं खुल रहा है। कुछ लोग तो ट्वीट डिलीट करके फरार हो गए हैं। प्रेशर पड़ा तो कल्टी हो गए। कभी मेरे 500 सब्सक्राइबर कम ना हो जाए, कभी दूसरे के सामने मेरी इमेज डाउन ना हो जाए। आखिर में हर धंधेदार को अपने कस्टमर का ख्याल रखना ही पड़ता है। जैसे हर ठेले पर लिखा होता है कस्टमर भगवान समान होता है, इनका यूट्यूबर का ठेला तो उससे बड़ा हो गया है ना। भाई लोगों आप ही बताइए कमेंट करके। ये लोग ये नहीं जान रहे हैं कि हादसा खाली कोलकाता में नहीं हुआ है, इसमें पूरे देश का नाम खराब हो रहा है। और तो और वहाँ पर 14 अगस्त को प्रोटेस्ट कर रहे मेडिकल स्टूडेंट के बीच कुछ गुंडे आकर वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगे, जिससे वह इमरजेंसी वार्ड में चले गए और बाकी सबूतों को मिटाने की कोशिश करी। जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था उसी स्टेज को तोड़ दिया। नर्सिंग होम डॉक्टर से मारपीट की गई और भी काफी हिस्सों को तोड़ दिया जाता है। टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी और लेफ्ट के गुंडे थे। पर सवाल ये है जो प्रदर्शनकारी उस लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे थे वही लोग प्रदर्शन वाली जगह को तोड़फोड़ क्यों करेंगे। इसका मतलब है कि प्रदर्शनकारियों के नाम पर गुंडों की भीड़ ने हॉस्पिटल में घुसकर फिर से सबूतों को मिटाने की कोशिश की। और ऐसा है तो किसी भी सोसाइटी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और घिनौनी बात क्या ही होगी, जिससे इतना तो पता चलता है कि ये किसी एक का काम तो नहीं है, किसी बड़े दिल का इस केस को छुपाना था और सब सबूतों को मिटाना था। क्योंकि इसमें बड़े बड़े डॉक्टर एंड पॉलिटिशियन सबका हाथ है, जिनका पता नहीं उन्होंने ऐसा किया और सारे सबूत गायब हैं। इस मर्डर और रेप केस में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सीबीआई की जांच और डॉक्टर के साथ छात्रों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस अस्पताल में सेक्स रैकेट और ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम चलाया जा रहा था। तो इस लड़की को सब पता चलने के साथ ये लोग अपने काले धंधे को छुपाने के लिए ऐसे घिनौने क्राइम करने से भी नहीं करता थे। कोलकाता का ये केस शायद उसी का एक उदाहरण हो सकता है। इस केस के बाद कई लोगों ने ये सवाल उठाया है कि कहीं ये मर्डर किसी बड़े रैकेट का हिस्सा तो नहीं है। 2001 में हुए कांड का भी खुलासा होने लगा है। देश भर में ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग और सेक्स रैकेट का एक बड़ा नेटवर्क है जो आज तक भी चुपचाप चल रहा है। ये लोग अपने काम के लिए किसी लड़की या लड़के को टारगेट करते हैं, उन्हें किडनैप कर लेते हैं और फिर इनको इस्तेमाल करते हैं या उनका ऑर्गन निकाल कर बेच देते हैं। ये माफिया इतना पावरफुल है, कई बार इनके कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से होते हैं जो इन्हें बचाने का काम करते हैं। अब प्रोटेस्टर से पुलिस कह रही है आप हम पे भरोसा रखे। अरे किस चीज का भरोसा रखें? आपने जिस संजय रॉय को वहाँ पर पुलिस वॉलंटियर बनाकर भेजा था, क्या आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था या उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं पता थी? उसके 3 तलाक हो चुके हैं, वह अपनी पत्नियों को पीटता था, उसकी पत्नियों ने तक पुलिस में रिपोर्ट लिखवा रखी है। हॉस्पिटल में सभी महिलाओं से बदतमीजी करता था, नशा करता था, हिंसक पोर्न देखता था और लोगों से एडमिशन के बहाने रिश्वत लेता था। पर आपने फिर भी ऐसे इंसान को पुलिस वॉलंटियर बनाकर लोगों की सुरक्षा के लिए क्या सोचकर भेज रखा था? ऐसे इंसान को जेल में ही होना चाहिए था। अगर आपको ये गलत नहीं लगता तो आप ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लीजिए या उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू देखिए। हुआ नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन मिस्टर अगर आपका खून अभी भी नहीं खोलता तो आप इंसान नहीं हो। एक जूनियर डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने कभी सोचा भी नहीं होगा उस दिन उसकी जिंदगी का ये इतना घिनौना दिन हो सकता है। 200 डॉक्टर बनना इतना ही कठिन है जितना कि हिमालय की चोटी पर चढ़ने जितना। उन पेरेंट्स से पूछो, इन्होंने इतनी मेहनत करी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने में। अब कौन डॉक्टर या एम्प्लॉय किस पर भरोसा करेगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज या कोई IT कंपनी या ऑफिस, किस पर इंसान एक दूसरे पर भरोसा कर सकता है? इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ न्यू रूल्स लाने होंगे और हर किसी के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक हो, तब जाकर उसे ऑफिस या कहीं पर भी काम की जगह रखा जाए। देश भर में गुस्सा और आक्रोश है। ये इंसिडेंट इतना शॉकिंग था कि इसने डॉक्टर्स और आम जनता के बीच के भरोसे को तोड़ दिया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने इसके खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट किया है। वेस्ट बंगाल और दूसरे स्टेट के हॉस्पिटल में भी घटना का असर दिखा, जहाँ डॉक्टर ने अपने काम छोड़कर प्रोटेस्ट किया। हाई कोर्ट ने भी बंगाल सरकार को इस मामले के निपटाने में असफल होने पर डांट लगाई है। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहा,
वनस्थली विद्यापीठ और शारदा हॉस्पिटल कॉलेज और देश के कई हिस्सों में प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट भी इसी खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये लड़ाई हर लड़की की सुरक्षा के लिए है। हर लड़की चाहे वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या किसी भी काम की जगह हो, अपने आप को सेफ फील कर सके। दोस्तों, ये वक्त है जागने का। ये सिर्फ कोलकाता या किसी और स्टेट की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश की हर लड़की की सुरक्षा का सवाल है। गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जिससे हर लड़की, हर औरत अपने आप को सेफ महसूस कर सके। इसलिए इस लड़ाई में हम सबको शामिल होना होगा और इंश्योर करना होगा कि जो भी क्रिमिनल इसके पीछे है उसको सख्त से सख्त सजा मिले।